हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ गए हम फिर से अगले लेक्चर के साथ। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इस वक्त हम कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। सर बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व हमें करना चाहिए जब हम एग्जाम दे रहे हों, किस तरह से क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करना है, वो सारी ट्रिक्स, सारे तरीके हम जानने वाले हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सीखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं भाई, हम जो कर रहे हैं इस वक्त 2023-24 में जो पेपर आया था बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, उसको हम कर रहे हैं। और इस सेमेस्टर में जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो ये टॉपिक्स हैं: केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसकी थ्योरीज, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। सर इन टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने कहा था, क्या कहा था सर, हम हर डे मतलब पर डे हम क्या करने वाले, 10 क्वेश्चंस करने वाले, 10 क्वेश्चन पर डे करने वाले। सर इसका मतलब पिछले लेक्चर में जो हमने किया था वो 10 क्वेश्चन सर कर लिए थे। सर कहां से किए थे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि हाफ लाइफ टाइम जो होता है हमारा, हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20 मिनट है, तो उसको 75% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा। सर इतने क्वेश्चन हमने कर लिए थे। इसमें तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्वेश्चन हमारा हो गया था। अगर आपने नहीं देखा ना भाई, जाकर देख लीजिए, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, इजीली हर तरीके से हम समझ रहे हैं, कंसेप्ट को भी साथ के साथ समझ रहे हैं। ऐसे जो टॉपिक्स जो हमने चैनल पे नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताइए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। और अगर आपको नहीं पता है तो फिर एक चीज और बता देता हूं, भाई, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सर ये 5 यूनिट हम अब तक कर चुके हैं अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, और इन सभी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिर अगला हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे करने वाले हैं सर? क्वेश्चन नंबर 11, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा भाई, नजर आ रहा हो ठीक से, बिल्कुल आना चाहिए कि क्लियरली नजर आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं भाई, क्वेश्चन हमारा यह है, क्वेश्चन नंबर 11। सर 75%, भाई चलिए यहां से बात करते हैं। अब हम क्या बात करते हैं भैया? 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर रिएक्शन कौन से दे रखी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। 75% इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। कितनी देर में कंप्लीट हो रही भाई? 32 मिनट्स में। व्हेन वाज 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना, पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया भाई। ये तो बिल्कुल सेम टाइप का आ गया। सर कैसे कहोगे सेम टाइप का आ गया? जरा देखिए बेटा, पिछला वाला अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा था पता है? यहां पर भी हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। क्या थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसमें कहा गया था सर इसका जो हाफ लाइफ टाइम है, मतलब जो टी हाफ है, वो आपका कितना है? 20 मिनट है सर। और इसने कहा था कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? ये क्वेश्चन नंबर 10 था। सर अगला क्वेश्चन ना बिल्कुल वैसा ही दे दिया है, बस जो कहते हैं ना, पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखो क्या कहा इसने कहा भाई 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। मतलब इस बार आपको टी 75% की वैल्यू दे रखी है, 32 मिनट से रखी है, ठीक है सर। और आपसे पूछा है कि 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? भाई 50% को तो टी हाफ कहते हैं। 50% का मतलब आधा, मतलब टी हाफ कितना होगा? सर ये तो ऐसी चीज होगी ना, एक बार तू मेरे को पूछ ले, दूसरी बार मैं तुझको पूछ लूंगा, वही कंडीशन होगी। सर पहले क्वेश्चन में क्या था? टी हाफ दे रखा था, टी 75% पूछा। दूसरे क्वेश्चन में टी 75% दे रखा और टी हाफ आपसे पूछा है। अब तक अगर आपने पिछला लेक्चर किया है तो अब तक इसका आंसर आप निकाल चुके होंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था। सर एक बार इधर करके देख लेते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, इधर करके देख लेते हैं। हमने क्या, देखो ये वाला था क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिलेशन क्या बताया था? टी 75%। सर दोगुना होता टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर के केस में,
और यहां पर टी हाफ की वैल्यू उसने 20 दी थी, हमें टी 75% निकाल लिया था। अब हम एक काम करते हैं, भाई काम क्या करना है सर, देखो काम ये करना है, फिलहाल अगर हम क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 75% कंप्लीट हुआ है कितने में, 32 मिनट्स में, यानी कि टी मतलब अपने पास दे रखा है टी 75% दे रखा है 32 मिनट्स, ठीक है सर। पूछा क्या है आपसे, टी हाफ, यानी 50% कितने में होगा, टी हाफ की वैल्यू पूछिए, तो हमको पता है टी 75%, भाई हमको पता है सर टी 75% जो होता है वो दोगुना होता है टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर के केस में, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सबके लिए नहीं, केवल फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और ये सब हम लेक्चर्स में जान चुके थे बहुत ही अच्छी तरह से, लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है भाई। तो यहां से अगर हम निकालें सर टी हाफ क्या हो जाएगा भाई, जो टी हाफ है वो क्या हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 2, यही तो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। टी 75% की तो वैल्यू दे रखी है ना, कितनी है 32 मिनट्स है सर, 32 मिनट से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाना है सर 16 मिनट आ जाएगा सर, 16 मिनट आ जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, यहां से हम बोल सकते हैं कि टी हाफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भैया, वो आ जाएगी हमारी कितनी, हाँ, तो टी 75% की जो वैल्यू है वो, सॉरी टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 16 मिनट आ जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं सर, जहां छोड़ा था मतलब वहीं से स्टार्ट हो गए हम, कोई इसमें प्रॉब्लम हमें आनी नहीं चाहिए, मतलब ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है सर। चलिए एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 12, वाओ क्या वाओ सर, फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन आया, मतलब केमिकल काइनेटिक्स से ही क्वेश्चन आया, ये मुझे लगता है तीसरा चौथा क्वेश्चन आ रहा लगातार फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, द हाफ लाइफ इज 100 सेकेंड, मतलब सर इसमें बोला है टी हाफ की वैल्यू कितनी है 100 सेकेंड है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मच टाइम विल द रिएक्टेंट टेक टू बिकम 1/4 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, वाह, लगातार तीसरा सेम क्वेश्चन आ रहा है, बस पूछने का तरीका अलग होता है, कभी टी हाफ बोल दिया, कभी टी 50% बोल दिया, कभी टी 75% की बात करना है तो कभी 1/4 की बात कर। देखो क्या बोला, पहले तो इस क्वेश्चन को समझता है भाई, उसने ये बोला है मेरे पास टी हाफ की वैल्यू तो आपको इतनी दे रखी है, ठीक है, उसने बोला है हाउ मच विल द रिएक्टेंट टेक टू बिकम रिएक्टेंट 1/4 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब पहले मान लीजिए एक था तो उसका 1/4 भाग होने में कितना टाइम लगेगा, वो आपसे पूछा। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। भाई सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई हमारे पास रिएक्टेंट है ए, ठीक है सर, ए से हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिलहाल हमने एक चीज मान रखी है, जब टाइम है हमारे पास 0, कितना टाइम है भाई 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं तो सर प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा नहीं, वो तो 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को, शुरुआत वाली कंसंट्रेशन कितना मान रखा है मैंने 1, पहले वो कितना है 1 है सर, इतना है, ठीक है। तो ये है हमारा ए नोट। अब क्या जानना है, उसने कहा है इस इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 भाग बचना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर ये 1/4 भाग बचेगा तो यहां कितना बन जाएगा, यहां 3/4 भाग बन जाएगा। बेटा 1/4 का मतलब क्या होता है सर, 1/4 गुणा अगर आप 100 करोगे मतलब आ जाएगा 25, मतलब 25% बच रहा है, और 25% बच रहा है तो मतलब 75% बन रहा है। तो सर ये एक्चुअल में ये कितना बन गया 75%, ये ए हो गया, तो ये बन रहा है 75%, मतलब यहां पर जो है वो कितना टाइम आपको है 75% आपको पूछा है। कुल मिलाकर कहने का ये समझने वाली बात थी, समझने वाली बात ये है, देखिए सुनिए भाई, 1/2 है मतलब 50% की बात करें भाई, आधे को ही तो बोलते हैं 1/2, बिल्कुल सही बात है। 1/4 है मतलब 25% की बात कर रहे हैं। 3/4 है,
3/4 है, मतलब 75% की बात कर रहे हैं। अगर ये पूछा है तो, अगर ये पूछा है तो, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दिया भाई। एक चीज अगर आप देखो, उसने बोला है 1/4 भाग बचे, 1/4 भाग बचे, तो बनेगा कितना? 3/4 भाग बनेगा ना। उसका टाइम पूछा, 3/4 भाग बनने में कितना टाइम लगेगा, और 3/4 को हम कहते हैं T75%। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? कंफ्यूज हो रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, एक बार मुझे लग रहा है कि आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो, तो जरा इधर ही आ जाइए वापस। देखिए सुनिए, इसको मैं वापस से आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो हमारे पास में T=0 का मतलब है जब आपका प्रोडक्ट कुछ बना नहीं है, शुरुआत में जो है वो रहेगा हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। T½ का मतलब क्या होता है सर? T=T½ कर दिया मैंने। T½ का मतलब होता है T50%। T½ का मतलब होता है T50%। सर आधा बन जाएगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा? आधा बन जाएगा, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा? वो भी आधा बचेगा, ठीक है सर। आगे का है सर T= अगर मैं करता हूं T1/4, T1/4 का मतलब क्या होता है? T50% हो गया ना, सॉरी 25% हो गया ना, बिल्कुल हो गया। T1/4 का मतलब है 25% का मतलब है यहां पर 1/4 भाग बन गया, तो सर यहां कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। एक में से 1/4 घटाओगे, 3/4 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। अभी अगला, अगर T3/4 कर दो, 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 का मतलब है T75%। इसका मतलब क्या है? इधर आपका 3/4 भाग बनना चाहिए, तो इधर आपका कितना बचेगा? 1/4 भाग बचेगा। अगर मैंने कर दिया सर T=T100%, 100% का मतलब क्या है? जितना है टोटल का टोटल बन गया, तो यहां पर तो कुछ बचेगा ही नहीं। इतनी चीजें आप जान लो भाई, इतनी चीजें आप जान लो। अगर आपको यह पता चल गया तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाने वाले। मतलब क्या है? उसने हमसे बोला है रिएक्टेंट का भैया 1/4 भाग बचा है, रिएक्टेंट का 1/4 भाग रह जाए तो उस वक्त का टाइम बता दीजिए। भाई 1/4 रह जाएगा तो बन कितना जाएगा? 3/4, 3/4 मतलब 75%। मतलब कहने का ये सर वो T75% ही पूछ रहा है। वो आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए इधर, वो आपसे पूछ रहा है T75%, और हमको पता है T75% बराबर जो होता है वो 2 × T½ के बराबर होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही तो होता है, बिल्कुल। और उसमें हाफ लाइफ टाइम यानी कि 50% आपको कितना दे रखा है? 100 सेकंड। सर मैं बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से कर सकता हूं 2 × 100, तो ये हो जाएगा आपका 200 सेकंड। सर यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज 200 सेकंड, दैट इज 200 सेकंड। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप एक चीज देख रहे हो, पिछले 4 क्वेश्चन निकल चुके हैं हमारे, पिछले 3-4 क्वेश्चन निकल चुके हैं जो सेम ही टाइप से पूछे जा रहे हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। सब में T½ या T75%, एक ही फॉर्मूला, ये एक ही फॉर्मूला है जो पिछले कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हुआ है। तो आपको अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उससे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। सर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से आपका केमिकल काइनेटिक्स, फिर से आपका केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है। इफ द रिएक्शन A + B + C, भाई कोई रिएक्शन है A, B और C आपस में मिलने के बाद प्रोडक्ट बना रहे हैं, इट फाउंड टू ओबे द रेट लॉ, और इसका रेट लॉ आपको ये दे रखा R = -d/dt भी बोल सकते हैं इसको, K A⁻², B 3/2 और C 1/2। द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन का रेट क्या होगा? बहुत आसान है सर। अगर आपने रेट लॉ पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, भाई अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमने एक चीज जानी थी। सर क्या जानी थी? रेट = कोई ना कोई कांस्टेंट तो आता है। जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होता है, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होता है, उसकी जो पावर होती है n, उसकी जो पावर होती है एक्चुअल में कौन भाई? n जो पावर उसकी होती है, उस पावर को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उस पावर को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप इतनी बात समझ पा रही। सर रिएक्टेंट की पावर से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। रिएक्टेंट की पावर जितनी है सबको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर कितना है? एक बार जरा देख लें, देख लीजिए सर, देख लीजिए भाई।
यहां पर रिएक्टेंट कौन है, ए बी सी। सर ए यहां है, बी यहां है, सी यहां है। आई होप नजर आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर ए की पावर आपको दिखाई दे रही है 2 प्लस बी की पावर दिखाई दे रही है सर 3/2 प्लस सी की पावर कितनी दे रखी है, माइनस का 1/2। कितना है, माइनस का 1/2। तो यहां पर हम करेंगे -1/2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां 2 ले लेंगे, 2 2 या 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे 4 + 3 7, 7 - 1 6, 6/2, मतलब आ जाएगा आंसर 3। मतलब क्या हो गया सर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया सर। मतलब हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर कहीं रेट लॉ दे रखा है ना, तो उसमें जो रेट इक्वेशन दी जाएगी उसमें रिएक्टेंट की जो पावर्स होती हैं सबको जोड़ दो, और सबको जोड़ने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। मुझे लगता है इतनी बात क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है सर, ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स के ही दनादन क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं ना, तो आप समझ सकते हो कि केमिकल काइनेटिक्स आपका कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन भाई, द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज कॉल्ड द, फिर से केमिकल काइनेटिक्स। भाई केमिकल काइनेटिक्स ने तो मतलब लाइन लगा दी है पूरी, दे दनादन आ रहा है क्वेश्चन वहां से। तो क्या क्वेश्चन दे रखा भाई, द स्लोएस्ट स्टेप इन रिएक्शन इज कॉल्ड द, किसी भी रिएक्शन को, अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, भाई इसको समझने की कोशिश करता है। एक रिएक्शन कोई एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, जैसे मान ले ए से बनाना है डी, लेकिन ए से डायरेक्ट डी नहीं बन सकता, ए से पहले बी बनेगा, बी से सी बनेगा, सी से फिर डी बनेगा। एक से ज्यादा मल्टीपल स्टेप्स है। अब उनमें जरूरी तो नहीं सर सभी की सभी रिएक्शन एक ही स्पीड से हो रही हो, एक ही स्पीड से हो रही हो, बिल्कुल नहीं सर। जो किसी की स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, किसी की स्पीड कम भी हो सकती है। अब उस पूरी रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट है वो क्या किस पर डिपेंड करेगा सर, वो उस स्टेप पर डिपेंड करता है, वो जो धीरे 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 होती है, उस स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और वही पूछ रहा है, कह रहा है स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज कॉल्ड, जो सबसे धीमी वाली स्टेप होती है उससे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि डी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो हमने आपको बता दिया, और ये हमने जरूर कराया हो। आप सारे लेक्चर करो, डेफिनेटली वहां पर सारी चीजें आपको मिल जानी है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होती है दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कर लिया है। चलिए सर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ओके सर, क्या है क्वेश्चन हमारा, द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड, इंक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो कोई क्वेश्चन पूछने वाला भी नहीं, सिंपल सी बात है भाई। इसने ये कहा है हमसे, इसने ये कहा है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन का रेट है भाई, जब वो आगे आगे जाता है तो उसका रेट जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी वैसे वैसे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। एक चीज सोचो, मेरे पास में रिएक्शन करने के लिए पहले मेरे पास में बहुत सारा रिएक्टेंट था। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी रिएक्टेंट तो कम होता जाएगा ना भाई, रिएक्टेंट क्या होगा, कम होता जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज होता जाएगा। सही बात है सर, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट मेरे पास बहुत सारा था वो कम होता जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज होता जाएगा। और रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करेगी भाई, रेट किस पर डिपेंड करे, अब ये भी देखा था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट जितना ज्यादा रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा। जब रिएक्शन चलते चलते रिएक्टेंट कम हो रहा तो रेट भी तो कम होगा ना भाई। हमको पता है सर, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन की। यही था हमारा रेट लॉ, यही था हमारा रेट लॉ भाई। रेट लॉ कहता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा रेट भी उतना ही ज्यादा। तो जब सर रिएक्शन चलते चलते रिएक्टेंट कम होगा तो रेट भी तो कम होगा। बस वही पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा प्रोसीड करते टाइम, डिक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड। जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी रेट आपका हो जाएगा कम। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं इसमें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। वाओ भाई, ऐसा कोई ईयर नहीं बच सकता
ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता अगर वहां पर आपका केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं और वहां पर यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि वहां पर रेट कांस्टेंट की यूनिट डेफिनेटली पूछी जाती है। आपको यूनिट से ऑर्डर पूछ सकते हैं या ऑर्डर से यूनिट पूछ सकते हैं, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। और मैंने बहुत बेहतरीन टाइप से भाई, बहुत बेहतरीन टाइप से इनका जो हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स को, तो मैंने सभी जितने भी ऑर्डर थे सबके लिए एक ट्रिक बता दी थी आपको। शॉर्ट वीडियो जो बनाते ना, वहां पर भी ट्रिक्स पड़ी हुई है। अच्छा, मैं आपको यहां पर भी बता दूं भाई, इसने पूछा था रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज द यूनिट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? जीरो नहीं, मैं आपको सबकी बता देता हूं, मैं आपको सबकी बता देता हूं। देखिए करना क्या है भाई, मेरे पास में है, हम क्या बोलेंगे, मेरे पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बिल्कुल जीरो ऑर्डर छोड़ो, हमारे पास रेट कांस्टेंट है के, ठीक है। इसके लिए यूनिट बताने वाला हूं। यहां पर आपको लिखना है, तीन चीजें आपको याद रखनी है, मोल, लीटर और सेकंड। मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। ऑलवेज ऑलवेज ये आपको याद रखना है भाई, ये याद रखने वाली चीज है। क्या है याद रखने वाली चीज भाई? याद रखने वाली चीज ये है, अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए तो मोल की पावर 1 माइनस एन, एल की पावर n माइनस 1, एस इनवर्स, ये आपको याद रखनी चाहिए। एन क्या है सर? यहां पर एन ही तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यहां पर एन ही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन, कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एन की वैल्यू रखो। अब एक चीज सोचना भाई, अब बड़े ही प्यार से ध्यान से समझ लेना, के की यूनिट अगर हम निकालते हैं किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कैसे निकालेंगे सर? एन की वैल्यू जीरो होगी, 1 माइनस जीरो 1 ही बचेगा, तो मोल बचेगा यहां से, ठीक है। यहां से जीरो माइनस 1 बचेगा, लीटर इनवर्स बचेगा, और यहां से सेकंड इनवर्स है। सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर सर फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो, फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसको हटाओ मोल को। लीटर की पावर 1 माइनस 1, ये भी जीरो, इसको भी हटाओ, बचा क्या? केवल सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है। आ गया? अगर सेकंड ऑर्डर हुआ तो क्या करना है सर? सेकंड ऑर्डर के लिए देख लीजिए भाई, एन की वैल्यू कितनी रखी? 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा सर, मोल की पावर माइनस 1, लीटर 2 माइनस 1 प्लस 1 बचेगा, लीटर की पावर 1 रहेगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सर ये होगी हमारी सेकंड ऑर्डर के लिए। अगर आप थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट देखेंगे तो मोल की पावर -2, लीटर स्क्वायर, सेकंड -1। अगर आप फोर्थ ऑर्डर के लिए देखोगे तो वहां पर मोल की पावर -3, लीटर 3 और सेकंड इनवर्स, ये हो जाने। चलिए तो बहुत आसान हो गई, ये तो बहुत आसान है। अगर हम 50वें ऑर्डर की निकालना चाहें यूनिट तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल। एन की वैल्यू 50 रख दीजिए, बस आराम से निकाल सकते हैं। कितना भी ऑर्डर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी यूनिट हम निकाल सकते हैं। एक आसान तरीका बताऊं मैं आपको, लीटर की पावर देखो, लीटर की पावर क्या देखना आपको? लीटर की पावर, उस लीटर की पावर में से एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दो, सॉरी लीटर की पावर में एक जोड़ दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। 3 है लीटर की पावर, 3 में एक जोड़ेंगे फोर्थ, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 1 में एक जोड़ेंगे 2, 1 में नहीं, 0 में एक जोड़ेंगे फर्स्ट, -1 में +1 जोड़ेंगे 0, और रिफ्लेक्शन आ गया। सर जीरो ऑर्डर की हमसे पूछा था, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको बतानी है, वो भी जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या है? जीरो ऑर्डर के लिए मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, बी, ऑप्शन बी सही आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया है, क्लियर है। अब आप किसी का भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन पेपर में कोई भी आ जाए। ये लेक्चर करने का केवल एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि भाई ये तो नहीं, जाहिर सी बात है ये वाला पेपर तो आएगा नहीं भाई। जो क्वेश्चन पेपर पहले आ चुका है ये नहीं आएगा तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं भाई? इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम करते टाइम, वहां पर कैसे सोचना, अपना माइंड कैसे चलाना कि इसको हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो क्वेश्चन नहीं ले आएगा, लेकिन वैसा क्वेश्चन तो आ सकता है ना, वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई दूसरी चीज पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, उनको कैसे सॉल्व करना, मोटो हमारा ये रहता है। चलिए भी क्वेश्चन हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 70। फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए से बी बनना है, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। ओके, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आया और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है।
इसने पूछा हमारा ए से बी बनना है, ठीक है। इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया भाई, डबल हो गया है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज 4 टाइम, और अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को कितना कर दूं, 4 टाइम्स बढ़ा दूं, मतलब मेरे पास रेट पहले कुछ और हुआ, दूसरी बार में रेट हो गया डबल। कंसंट्रेशन पहले मेरी कुछ और थी, कंसंट्रेशन को मैंने किया 4 गुना, कंसंट्रेशन को 4 गुना करने पर रेट मेरा 2 गुना हो रहा है। आपको बताना सर कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर है इस रिएक्शन का। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जहां पर समझ लीजिए अभी अभी हमने जाना था, क्या जाना था सर, हमने तो सर ये जाना था कि अगर हम रेट लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, क्या था सर रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन के। सही बात है। अगर सर हम ये कहें कि मेरे पास में पहला रेट था R1, तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए की पावर एन के, A1 की पावर एन के, बिल्कुल सही बात है। सर दूसरा रेट जो है वो भी प्रोपोर्शनल होगा A2 की पावर एन के, ये भी बात सही है। सर इक्वेशन 1 होगी, इसको इक्वेशन 2 बना लिया, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा R1 बट्टे R2 बराबर, जो भी कांस्टेंट आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा A1, ये बचेगा अपने पास A1 बट्टे A2, इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, तो इसकी होल पावर n, बस यही हो गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला, जिससे हम क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या कहा है सर, इसने कहा है रेट हमारा जितना भी था उतना है, लेकिन R2 जो है उसका कितना हो गया, 2 गुना हो गया, और A को हमारा 4 गुना कर दिया, तो n की वैल्यू पूछी, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। उसने कहा हमारे पास मान लीजिए शुरुआत में रेट था R, दूसरी बार में रेट कितना हो गया सर, 2 गुना हो गया, मतलब 2R हो गया। सही बात है सर, कब, तब तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पहले थी A, दूसरी बार में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी की, 4 गुना कर दी, मतलब 4A, तो उसका ऑर्डर आपको बताना है, नहीं n की वैल्यू आपको बतानी। भाई यही तो बोला उसने, रेट दोगुना हो जाता जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, 4 गुना, तो ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर बताना है आपको। ठीक है सर, इतना कर लिया, देखो R से R कैंसिल, A से कैंसिल, यहां से बचेगा 1/2 बराबर, यहां से बचेगा 1/4 की पावर n। सर आप n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है n की वैल्यू निकालना, क्योंकि हमको पता है इधर 1/2 है, 1/4 है, दोनों को बेस सेम करना है। सर मेरे को एक चीज तो पता है, मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सर यहां से हो जाएगा 1/2 बराबर, अगर मैं इसको लिखूं 1/2, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब भाई एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, 1/4 को लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, सही है। तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, और इसका भी स्क्वायर क्या था n, तो n यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सर एक चीज समझ में आए, 1/2 बेस सेम है, तो इसकी पावर कितनी होगी 1, और इसकी पावर कितनी है 2n, तो यहां से हम कर सकते हैं 2n बराबर क्या होगा 1, तो n बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हाफ, 1/2 आधा हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर देखें, क्या सर ऐसा कोई आंसर है जिसमें आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो हाफ, ये मिल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा हो चुका है कवर। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, क्वेश्चन देख लो क्या क्वेश्चन है भाई। फॉर ए गिवन रेट, ठीक है, द यूनिट ऑफ रेट एंड द रेट कांस्टेंट आर द सेम। अरे बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। उसने पूछा है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें रेट कांस्टेंट और रेट की यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। अरे भैया अभी अभी जाना था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो अभी अभी हमने जाना था। आपको बता दें हम रेट, भाई रेट जो होता है एक्चुअल में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यही तो होता है। भाई एक चीज देखो, क्या देखना भाई, रेट की यूनिट निकालनी है, ये कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, कॉन्सेंट्रेशन में किस में देखते हैं, मोल लीटर इनवर्स में देखेंगे, टाइम को किसमें देखेंगे, सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट है, रेट की।
ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें रेट की जो यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट की भी होती है। अभी अभी तो देखा था मोल लीटर इन सेकंड इनवर्स, देखना इधर किसकी है, मोल लीटर इन सेकंड इनवर्स देखोगे जीरो ऑर्डर में मिल जाएगा। एक इकलौता जीरो ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर ऑफ एक्शन होती है जिसमें रेट कांस्टेंट और रेट दोनों की यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। यूनिट तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेम रहती है तो कौन सा ऑर्डर हो गया भाई, जीरो ऑर्डर। तो यहां पर हम क्या कहेंगे सर, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आता है, क्या है, देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है सर, ये कहना ये चाह रहा है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी या कांस्टेंट रहेगी, इट इज नॉट रिलेटेड टू द टेम्परेचर, या फिर वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती। चार ऑप्शन है सर। तो एक चीज देखो, अगर हम कहें भाई कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नहीं करती, बिल्कुल करती है। आप सोचो आपके नीचे कोई गर्म चीज लगा दी, भागोगे नहीं भागोगे, मतलब आपके अंदर से काइनेटिक एनर्जी निकलेगी नहीं निकलेगी, मतलब आप भागोगे, बिल्कुल भागोगे। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपकी गति बढ़ जाती है भाई। गैसेस मॉलिक्यूल मान लीजिए, अब मॉलिक्यूल से मैंने टेम्परेचर दिया, मैं टेम्परेचर दूंगा, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एनर्जी को लेंगे, एनर्जी लेने के बाद वो भगदड़ मचाएंगे, और भगदड़ मचाएंगे मतलब काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर बढ़ गई। सर सीधे सीधे रिलेशन है, इसमें तो हमें ज्यादा कुछ जानना भी नहीं है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी। बहुत सिंपल सी बात थी, लॉजिकल भी सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चीज को, इसका रिलेशन जो है हम पहले पढ़ चुके हैं काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स में, जाकर देख लीजिए। आज तो मुझे लगता है केमिकल काइनेटिक्स के अलावा कोई क्वेश्चन आए नहीं हमें अलग से, इसी अदर यूनिट से, है ना, सब केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। लो 20 लास्ट वाला क्वेश्चन भी केमिकल काइनेटिक्स से ही आया भाई, लास्ट वाला भी केमिकल काइनेटिक्स से ही। क्या पूछा है इसने, ये बोला है द इन्वर्जन ऑफ द केन सुगर इज रिप्रेजेंटेड बाई, भाई केन सुगर मतलब सुगर केन, सुक्रोज बोल दो, चीनी बोल दो, जो बोल दो, उसका आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, उससे ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है। आपसे पूछा ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर है, सीडो मोलिकुलर है, नन ऑफ दीजिए, बड़े ही प्यार से बोल दो वो सूडो मोलिकुलर है। जब भी आपको हाइड्रोलाइसिस देखे, वाटर देखे, तो याद रखना है जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है एक्चुअल में हमारी वाटर पर डिपेंड नहीं करती, और वाटर पर डिपेंड नहीं करती। दिखने में इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। लेकिन सर इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, इसके अगर मैं किसकी बात करता हूं, ऑर्डर की बात करता हूं, तो इसका जो ऑर्डर होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो एक्चुअल में 1 होता है। क्या होता है, 1, क्योंकि इस पूरी रिएक्शन का जो रेट है वो केवल सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, बाकी वाटर और एसिड पर नहीं करता। इसलिए ये क्या है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी अलग, ऑर्डर अलग, तो जिनकी मॉलिक्यूलरिटी अलग होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग होता है, उन्हें हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो भाई ये सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी हमारी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 1 से 10 तक हमने पहले लेक्चर में किया, दूसरे लेक्चर में हमने 10 से 20 कर लिया। अब हम आने वाले थर्ड लेक्चर में हम 21 से लेकर 30 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको बस एक काम करना भाई, जितना हो सकता है उतना लेक्चर को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।